अपॉन dx इज इक्वल टू सम a, एंड साथ में वैल्यूज हमें गिवन है y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0। अभी जो y इक्वल टू 1 है या फिर x इक्वल टू 0 है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसका अपना एक मीनिंग है, बट वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे उसका क्या मतलब है, उससे हमें क्या वैल्यूज मिलती हैं बेसिकली, वो बात की बात है। पहला तो काम ये है कि सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि dy अपॉन dx निकालना है। उसके लिए कॉस को शिफ्ट कर लेते हैं। मान के चलिए a मेरा कांस्टेंट है, सो dy अपॉन dx हो जाएगा cos इनवर्स ए, dx को शिफ्ट करो, सो dy इज इक्वल टू cos इनवर्स ए इंटू द dx। यहां तक हम पहुंच गए। बेसिकली हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया। बिकॉज वेरिएबल सेपरेट हो गए, सो टाइम टू इंटीग्रेट। सो ऑन इंटीग्रेशन यू राइट इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, दिस इज अ कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x प्लस c। ठीक है, ये पूरा हमारा इंटीग्रेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने ये सॉल्व किया कि y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x प्लस c, ये पूरा हमारा इंटीग्रेट कर चुके। ठीक है, अब यहाँ पे c की वैल्यू अननोन है, और c इज अननोन फॉर मी, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। इट मींस व्हाट, कि यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो c जो है अपने आप को कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4। तो यहाँ जो सोल्यूशन लिखा गया है c के टर्म्स में, वो आपका है जनरल सोल्यूशन, क्योंकि c की वैल्यू डिफाइन नहीं है। सो अगर आपके पास, आपको आंसर यहाँ पे छोड़ना है, सी में छोड़ना है, तो उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। लेकिन अगर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स और वाई की वैल्यूज भी दी जा रही है, इट मींस आपको अब ये सी की वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यूज नहीं दी जा रही तो आपको तो आंसर यही छोड़ना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने आंसर यही छोड़ दे, बट क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स आपको ये वैल्यूज पता है, एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है। जैसे नॉर्मली आप सॉल्व करते हैं उतना सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद पूरी की पूरी इक्वेशन में जहां भी एक्स है और जहां भी वाई है, जो भी वैल्यूज गिवन है वो पुट कर लेते हैं। सो नाउ इफ x is 0 and y is 1, then what is the answer? 1 is equal to cos inverse a into 0 plus c, और यहां से c की वैल्यू 1 आ जाएगी। So therefore your particular solution, or there's a difference, now your particular solution is y is equal to cos inverse a into x plus 1, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आप कांस्टेंट सी में ही छोड़ रहे हो आंसर को, तो उसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी की वैल्यू मैंने निकाली और फिर मैं सॉल्यूशन पुट कर रहा हूं, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, राइट। सो क्वेश्चन 17 नाउ, 17 की, हाँ 14 देख लेते हैं। वहां पे गिवन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y 10x if y equal to 1 and x equal to 0। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, dy by dx is equal to y 10x if y equal to 1 x equal to 0। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये बिल्कुल बात की कहानी है। फिलहाल जो हमें पढ़ना है वो हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है कि dy by dx is equal to y 10x, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले dx को ऊपर ले जाते हैं, वही सेम जो हमने सीखा था, ये हमने dx को ऊपर ले गए, यहाँ तक हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब देखा यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल की कहानी देखी यार, y की टर्म यहाँ लिखी हुई है dx साथ, तो शिफ्ट कर देते हैं, dy अपॉन y करा इज इक्वल टू 10x इंटू dx कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि पूरा का पूरा वेरिएबल एक हो गया, यहाँ पे y का वेरिएबल चला गया, यहाँ पे पूरा का पूरा x का वेरिएबल चला गया। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx। अब ये आपका आ गया log y, दिस इज log secant x प्लस log c, इंस्टेड ऑफ c राइट log c। उसका रीजन है कि log बेसिकली कैंसिल हो जाएगा,
अगर हर टर्म में लॉग आ रहा है तो कांस्टेंट की जगह पे आप लॉग सी यूज करना। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आ गई, log y is equal to log secant x into c, log से log कैंसिल, y is equal to c into secant x। यहां तक पहुंच गए। अब इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको जनरल सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है? बिकॉज c की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इसको हम बेसिकली आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, राइट? ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, तो c को हम आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज गिवन है x इक्वल 0 y इक्वल 1, ये आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए दी गई है, यानी कि c की वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। लेकिन c की वैल्यू निकालने से पहले आपको पूरा का पूरा जनरल सॉल्यूशन तक जाना ही पड़ेगा। इट मींस एक्सरसाइज 9.4 में टिल क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी सॉल्यूशन आपने निकाले हैं वो बेसिकली जनरल सॉल्यूशन है। उसके बाद जैसे जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा, अब आप लिखो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए x मेरा 0 है, y मेरा 1 है, तो वैल्यू क्या बनेगी? 1 इज इक्वल टू c इंटू secant 0। secant 0 1 होता है, तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू secant x। और अब इस सॉल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। रीजन? क्योंकि इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, c होता है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। तो जब भी आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेंगे, आपको x और y की वैल्यूज निकालनी ही पड़ेगी, यानी दी जाएंगी, और उससे क्या आप c की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, 3-4 स्टेप और बढ़ जाते हैं, राइट? तो दिस ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 14 11 बात चल रही है, राइट? Find the equation of the curve passing through the point 0 minus 2। जब भी वर्ड होगा passing through the point, तो यानी बेसिकली आपको x और y की वैल्यू गिवन है। x आपको आ गया 0 और y की वैल्यू आ गई -2, यानी कि यहाँ पर बिकॉज x और y की वैल्यू गिवन है, तो मुझे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। Given that at any point xy on the curve, the product of the slope of the tangent, तो यानी कि किस किस का स्लोप प्रोडक्ट करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू y कोऑर्डिनेट यानी कि y इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट यानी कि x। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के साथ इज इक्वल टू द x। टेंजेंट नॉर्मल में हम पढ़ चुके हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy by dx बोलते हैं, एनी पॉइंट। सो dy अपॉन dx into y is equal to x। So dy upon या y is equal to basically x into dx। ये हम कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल से वेरिएबल का मेथड आ गया। So on integration, तो ये आपका आ जाएगा y square divided by 2 is equal to x square divided by 2 plus some constant, let's say c। So the equation comes out to be y square is equal to x square plus twice of c। आप अगर चाहो तो twice of c को c1 भी लिख सकते हो, बट मैं twice of c पे ही छोड़ रहा हूँ। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। सो इफ x इज 0 एंड y की वैल्यू -2 है, इट मींस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस ट्वाइस ऑफ c, और c की वैल्यू 2 आ गया। योर आंसर कम्स आउट टू बी, योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। ये आपका आंसर है। Question number 20 now. At any point xy of the curve, मतलब कोई भी एक पॉइंट है xy कर्व पे, the slope of the tangent। Now the question is the slope of the tangent। अब इस स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब है? तो जब भी कर्व के स्लोप की बात की जाएगी, हम टेंजेंट नॉर्मल के अंदर पढ़ चुके हैं, जब भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात की जाएगी, इसका मतलब है कि dy by dx की बात की जा रही है। आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलिए या फिर dy by dx बोलिए, वन द सेम थिंग। इज ट्वाइस यानी इक्वल टू 2 the slope of the line segment joining the point of contact -4, -3। यानी कि बेसिकली एक लाइन है जैसे A
और b, इसका एक पॉइंट तो ऑलरेडी उन्होंने एक्स वाई गिवन है और दूसरा पॉइंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है -4 -3। ठीक है, सो यहाँ पे ट्वाइस क्या होगा बेसिकली, ये तो मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया आपके रेफरेंस के लिए, आप इसे लिख सकते हो इज इक्वल टू ट्वाइस स्लोप यानी m ऑफ AB। So now slope of tangent is dy upon dx twice m of AB। अभी आप m of AB का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ लाइन AB। अगर आपके पास दो पॉइंट हैं और आपको बेसिकली स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, दो पॉइंट है एंड स्लोप ऑफ लाइन हमें निकालना है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है AB का y2 - y1 upon the x2 - x1। So it will be y plus 3 divided by x plus 4। राइट, तो यहाँ पे स्लोप आ गया। अब वो सेम कौन सा, बिकॉज इक्वेशन आपके पास आ गई है, dx को ऊपर ले जाओ, सो ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू 2y plus 3 डिवाइडेड बाय x plus 4 इंटू dx, और y plus 3 को नीचे लिखाना पड़ेगा, सो dy अपॉन y plus 3 इज इक्वल टू ट्वाइस 1 अपॉन x plus 4 इंटू dx। अब यहां तक पहुंच गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए और इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंटीग्रेशन आप करोगे सो 1 अपॉन y plus 3 dy इज इक्वल टू ट्वाइस 1 अपॉन x plus 4 इंटू dx। ठीक है जी, अब इंटीग्रेशन की बारी है, इंटीग्रेशन करते हैं। इसका तो क्लियर इंटीग्रेशन आ गया, log y plus 3 इक्वल टू ट्वाइस, इसका भी इंटीग्रेशन सेम आ गया, log x plus 4, बिकॉज बोथ साइड लॉग आ रहे हैं तो मैं अब यहाँ पे log c यूज कर रहा हूँ। ठीक है, log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, log y plus 3 इज इक्वल टू, अब 2 को ऊपर ले आते हैं बिकॉज log ऐसे कैंसिल नहीं होगा, log x plus 4 होल की पावर 2 प्लस log ऑफ c, log m प्लस log n, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, सो log y plus 3 is equal to log x plus 4 whole की power 2 into c। When your log is cancelled out, so y plus 3 is equal to x plus 4 raised to power 2 into c। तो this is your general solution। ये आपका बन गया जनरल सोल्यूशन। यहाँ तक तो कर लिया कंप्लीट। एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। Slope of tangent है twice m of AB के। What is m of AB? m of AB is the slope of a line which is passing through the point x, y and -4, -3। अगर दो लाइन है और दो पॉइंट हमें, एक लाइन है और दो पॉइंट हमें गिवन है उसके अंदर और स्लोप निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो फॉर्मूला होता है y2 - y1 upon the x2 - x1। So y plus 3 upon x plus 4 यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। अब सिंपली वही dx को ऊपर लेके गए, y plus 3 नीचे आ गया, इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया, पूरा इंटीग्रेट किया और लॉग की प्रॉपर्टी लगाई और y plus 3 की वैल्यू आ गई x plus 4 raised to power 2 into c। यहां तक आपको उसको सॉल्व करना है। अब आगे जो बोला गया है उसके अंदर बोला गया पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि बेसिकली दिस कर्व इज पासेस थ्रू द पॉइंट। अब कर्व जो है पास कर रहा है एक पॉइंट से, पासेस थ्रू का मतलब हमेशा ध्यान रखिए x और y की वैल्यूज गिवन है आपको। जब भी क्वेश्चन में आएगा पासेस थ्रू अ पॉइंट, इट मींस आपको x और y की वैल्यूज गिवन है। so, x आपका आ गया -2 एंड y की वैल्यू 1 आ गई। तो x जहां भी x है वहां पे -2 डालना है, जहां y है वहां 1 डालना है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास 1 plus 3 minus 2 plus 4 whole की power 2 into c। तो 4 times of c into 2 raised to power 2, I think c की वैल्यू 1 आ रही है, and your final answer comes out to be y plus 3 is equal to x plus 4 whole की power 2। This gives you the complete answer for the question number 18। Okay, so question number 20 कह रहा है कि प्रिंसिपल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। अब प्रिंसिपल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। तो फर्स्ट लाइन में इतना ही गिवन है।
अब प्रिंसिपल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे हैं, यानी उसकी रेट हमें गिवन है। प्रिंसिपल की रेट क्या होती है? डीपी अपॉन dt। नॉर्मली से डिस्टेंस अगर आप टाइम के साथ चेंज होता है तो उससे हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे अगर प्रिंसिपल आपका चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो उसको क्या लिखेंगे? p अपॉन टी। लेकिन मैथमेटिकली से लिखा जाता है dp अपॉन dt। थोड़ा तो ये इसका जो रेशियो है वो आपकी कम रहती है, तो dp अपॉन dt लिखेंगे इज इक्वल टू r परसेंटेज। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? r परसेंटेज। अब प्रॉब्लम आ जाती है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है r%। r% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो बात समझने वाली है वो समझने वाली है कि यार r% यानी कि बेसिकली किसी का परसेंटेज निकाल दो। परसेंट किसका होता है? अगर ऐसे बोलो यार पर्टिकुलर एक्स वाई स्टूडेंट है, अर्जुन का मान लीजिए, अर्जुन का परसेंटेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यार, अर्जुन का परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन परसेंटेज भी किसका निकाल रहे हो? मार्क्स का निकाल रहे हो, उसकी बिहेवियर की बात हो रही है, एकेडमिक की बात हो रही है, या फिर नॉन एकेडमिक बात हो रही है, तो मुझे बताना पड़ेगा यार कि जो बेसिकली जो मेरा परसेंटेज है वो किसको डिफाइन कर रहा है, किसका परसेंटेज आप निकाल रहे हो। और यहाँ पे जो परसेंटेज है वो निकल रहा है ऑफ प्रिंसिपल का। So in this case, the equation comes out to be dp upon dt is equal to r by 100 into p। r is the constant, ठीक है, ध्यान के r मेरा constant है। और यहाँ पे अगेन देखो वेरिएबल सेपरेबल आ गया, आप dt को ऊपर लेके जा सकते हो। सो dp अपॉन p इज इक्वल टू r by 100 into t on इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इज इक्वल टू r by 100 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा मेरे पास? आप log p इज इक्वल टू r by 100 इंटू टी, ठीक है, r by 100 इंटू द p। यहाँ पे क्लियर हो गया। आफ्टर दिस अगर आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं बोथ साइड, या फिर अगर हम देखें यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ सी भी लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सी की जगह पे c1 ले रहा हूँ और टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। उससे फायदा क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ log p इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ r by 100 इंटू टी प्लस c1। e से log कैंसिल, सो p आ जाएगा। बिकॉज पावर में प्लस कर रहे हो तो बेस मल्टीप्लाई होंगे, e की पावर r by 100 इंटू टी e की पावर c1। वही a की पावर m प्लस n वाला कॉन्सेप्ट जाएगा। अगर c1 कांस्टेंट है तो e की पावर c1 भी कांस्टेंट होगा, यानी कि हम p को लिख सकते हैं c इंटू e की पावर r by t डिवाइड बाय 100 वेयर c इज इक्वल टू e की पावर c। सो ये मेरा पूरा का पूरा प्रिंसिपल का एक फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ r एंड t। कि अगर केस वन की अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास प्रिंसिपल है 100 रुपए, यानी 100 रुपए मैंने लगाए, लेकिन उसको मैंने 0 ईयर्स, मैंने एक साल पूरा भी नहीं हुआ उससे पहले ही पैसा वापस निकाल दिया। सर पहले वाले पैसे वापस निकालिए तो प्रिंसिपल तो 100 रहेगा, यानी कि क्या होगा? 100 इज इक्वल टू c पता नहीं है, e की पावर r पता नहीं है, 0 अपॉन 100। तो बेसिकली क्या आएगा? 100 इज इक्वल टू c इंटू e की पावर 0, और यहां से c की वैल्यू 100 आ गई। पहला केस, ठीक है, एक साल पूरा भी नहीं हुआ तो जितना प्रिंसिपल उतना ही मिलेगा मुझे, ठीक है। अब केस 2 पे आ जाते हैं, जो बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है। केस 2 ये कह रहा है कि अगर 100 रुपए तुम लगाते हो 10 साल तक, अगर हम 100 रुपए लगाते हैं 10 साल तक, तो अब मेरा जो पैसा है वो डबल हो, यानी कि अगर अब मेरा पास जो टाइम है वो 10 ईयर्स है, तो मेरा जो प्रिंसिपल अब बनेगा वो बन जाएगा 200 रुपए।
ठीक है, बताइए आर कितना होगा। तो यूजुअली हम बैंक वगैरह में जाते हैं या किसी के वजह से पैसा लगाते हैं तो उसे यही बोलते हैं कि भाई मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, सपोज मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तेरे पास, और 10 साल तक तो अपने पास पैसा रख ले, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसे पैसा बता दिया मैं पैसा कितना लगा रहा हूँ, मैंने टाइम बोल दिया कि टाइम लॉक कर दिया कि यार मेरा पैसा 10 साल तक तेरे पास रहेगा। अब बता इस मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या देगा। पहला क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है जब नॉर्मली कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ 10 लाख रुपए मान लीजिए, और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का चाहिए। अब बताओ मेरे पास 10 साल के बाद पैसा कितना मेरे हाथ में आएगा। तो यूजली मार्केट ऐसे ही घूमता है। तो कई बार हमें टाइम पता होता है, कई बार हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है, कई बार हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता है, कई बार हमें फिर टाइम निकालना पड़ता है। तो मार्केट घूमता रहता है इसी तरीके से। इक्वेशन सेम रहेगी, 200 इज इक्वल टू, नाउ सी इज 100, ई रेज़ टू पावर आर मुझे पता नहीं है, 10/100। सो इट विल बी नाउ, ये तो कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू ई की पावर r by 10। ठीक है, बिकॉज मुझे एक्सपोनेंशियल टर्म है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो log 2 इज इक्वल टू log e r by 100, r by 10, log e कैंसिल आउट, सो r by 10 इज इक्वल टू, और क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको 0.69, so r is equal to 6.931, so rate of interest is 6.931%। आप इसे अप्रोक्सीमेटली 7 नहीं लिखोगे, आप इसे एक्जैक्टली 6.931 ही लिखोगे जो भी दिया हुआ है, बिकॉज 6.9 और 7.0 में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है।